हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। चाहे आपको देखिए IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, CUET, आपको कोई भी तैयारी करनी है, आप 100% बस घर पे बैठिए। आपको ना तो पैसे की चिंता करनी है, ना ही कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। आप घर पे ही बैठे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ में बिल्कुल फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना। कक्षा 11वीं संस्कृत में अब हम शुरू करने वाले हैं आपकी व्याकरण। ठीक है, जैसा कि ओवरव्यू हमने जो बनाई है वीडियो, उसमें हमने आपको बताया कि आपकी परीक्षा में, ठीक है, और परीक्षा में ना भी आए तब भी अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत सही तरह से समझने के लिए हमें व्याकरण आना ज़रूरी है। किसी भी भाषा, कोई भी भाषा हो, अगर आप उसको भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना, लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर व्याकरण आपको नहीं आती है तो आपकी अशुद्धियाँ उसमें तय हैं। और जिसमें की बात हो गई है अब संस्कृत की, तो संस्कृत तो बिना व्याकरण के सही आप कर ही नहीं सकते हैं। पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़े नहीं पाएंगे तो समझ कैसे पाएंगे। तो इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सबको ले लिया है हमने व्याकरण में। और यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं संधि की। ठीक है, संधि शुरू होगी और जिसमें हम संधि का पहले परिचय पढ़ाएंगे। परिचय में हम आपको प्रकार बता देंगे और प्रकार के साथ साथ में हमारा जो उसका भेद होता है, पहला भेद होता है स्वर। तो स्वर संधि में भी हम दीर्घ संधि को आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना। तो चलते हैं बिना अपना देर किए हुए। सबसे पहले बात देखेंगे कि संधि होती क्या है। संधि होती है 2 वर्णों का मेल। और 2 वर्ण कहाँ के होंगे? बोले पास पास वाले 2 समीपवर्ती वर्ण, वर्णों का मेल संधि कहलाती है। लेकिन वो वर्ण कहाँ के होते हैं? कहते हैं 2 अगर हमारे पास शब्द दिए हुए हैं और उनके जो समीपवर्ती यानी पास पास में जो वर्ण हैं वो जब आपस में मिलते हैं तब हमारी क्या बनती है? संधि बनती है। जैसे कि हमने यहां पे कह दिया राम, ये लिख दिया हमने राम और अवतार। ठीक है, तो यहाँ पे राम और अवतार हमारे सामने 2 वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, राम अवतार यानी अब हमने कहा राम अवतार, राम अवतार, राम अवतार, राम अवतार। जब बार बार हम उसको कहेंगे तो रामावतार हमारे सामने एक शब्द जुड़ जाएगा। क्यों? अगर हमने राम अवतार को पास में बोला तो अगर देखिए ये वक्ता जो होता है, बोलने वाला होता है, उसके ऊपर बिल्कुल निर्भर करती है संधि। संधि लेखक हो तो लेखक के ऊपर होती है, वक्ता यानी बोलने वाले के ऊपर होती है कि वो अपने शब्द को कितने अच्छे तरह से बोल सकता है ना। कि नहीं, 2 शब्दों को अलग अलग बोलने के से समय भी लगता है। भाई अलग अलग 2 शब्दों को बोले, कोई राम अवतार, तो राम में भी अलग शब्द लगा और अब अवतार बोलने में भी आपको अलग होगा, अलग काल लगा। लेकिन अगर आपने समय को बचाने के लिए दोनों को कह दिया रामावतार, तो एक ही शब्द में आपके दोनों शब्द जुड़ गए। अब ये दोनों शब्द जुड़ते कैसे हैं? बोले कहाँ से जुड़ते हैं? क्या र और आ जुड़ता है? नहीं, ये भी हमें पता होना चाहिए कि संधि होती कहाँ है? 2 वर्णों का मेल संधि कहलाती है। तो 2 वर्ण वो कौन से होते हैं? पास पास वाले। पास पास वाले कौन से हैं? बोले सबसे अगल बगल वाले, बस ये दोनों हैं। इन दोनों में मेल होगा तो संधि हो जाएगी, उसी को संधि कह देंगे, उसी को जुड़ना कह देंगे। ठीक है, संधि यानी जुड़ना, 2 वर्णों का आपस में जुड़ जाना। तो क्या मां और अ जुड़ेंगे? बोले व्यंजन स्वर ये हमें ध्यान रखने होते हैं। ये हमें वर्णमाला जो हमें पढ़ाई गई है, हमारी भाई आपकी जो NCERT बुक है भास्वती, उसका जो अंतिम पाठ पढ़ाया हमने अशिक्षाम प्रवक्ष्यामि, तो उसमें भी हमने वर्ण सिखाया आपको। और अगर वर्ण उसमें भी नहीं सीखे हैं तो अभी हम आपको बता देते हैं कि भाई हमारी जो वर्णमाला हमें दिखाई देती है वो अ से शुरू होती है, अ से स्वर शुरू होते हैं। हम हिंदी की बात बता देते हैं, अभी हिंदी की वर्णमाला तक चल रहे हैं। अ, आ, ई, उ, री,
ए ओ औ अह, इस प्रकार से हमारे भाई स्वर हो जाते हैं। स्वर होने के बाद में अह, जबकि संस्कृत में उनको स्वरों में नहीं लिया जाता है। हमारा अनुस्वार में जाता है, अह हमारे विसर्ग में जाता है, तो अयोगवा हमें चला जाता है। फिर इसके बाद क से शुरू होता है और ज्ञ तक हम व्यंजन पढ़ते हैं। तो क के बाद भी श श श ह तक हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। फिर ये जो छ त्र ज्ञ जो होते हैं ये हमारे ज्ञ भी जिसको संस्कृत में पढ़ा जाता है, तो ये हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। छ त्र ज्ञ श्र ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने हुए ये हमारे वर्ण होते हैं। तो स्वर और व्यंजन ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये अगर पता नहीं है तो हम संधि कैसे करेंगे। जब हम वर्ण ही हमें अच्छे प्रकार से नहीं आएंगे तो हम वर्णों का मिलान कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें स्वर और व्यंजन हमें सही तरह से पता होनी चाहिए। नहीं है पता तो वो हम सिखा देंगे आपको। संस्कृत की हम अपनी वर्णमाला के साथ में सीखेंगे, क्योंकि हम संस्कृत की पढ़ रहे हैं ना कि हिंदी की। एक मोटे तौर पे एक चीज बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि माँ और अ का मेल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपने जब वर्णमाला क से शुरू की, व्यंजन देखने शुरू किए अपनी किस्में, कहीं पे भी जाट जहां से भी पढ़े आपने तो पूरा ही वर्ण पढ़ा होगा। क ख ग घ इंगा, इसी प्रकार से आपने पढ़ा है सारा। च छ ज झ य, ठीक है, ट ठ ड ढ ण, इस प्रकार इसे पढ़े ना, सारे वर्ण पूरे देखते हैं। लेकिन इनका बड़ा एक छोटी सी चीज है जो भाई बचपन से तो हम नहीं पढ़ते हैं, बचपन से तो हमें पूरा ही पूरा पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये जो वर्ण होते हैं, ये जो हम इन्हें व्यंजन कहते हैं, लेकिन ये व्यंजन अगर ये पूरे दिख रहे हैं तो व्यंजन ये कैसे हैं, स्वर युक्त व्यंजन है। स्वर युक्त व्यंजन है ये, अकेला व्यंजन नहीं है। अकेला व्यंजन कहलाएगा जब उसको आधा लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आधा व्यंजन कहलाएगा। लेकिन जब अगर आपको ये पूरे दिख रहे हैं, अर्थात ये पूरे स्वर युक्त हैं, स्वर से ही इन्हें पूरा किया गया है, अर्थात बिना स्वर के ये पूरे नहीं हो सकती। तो कहेंगे इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे अगर इन्हें हमें व्यंजन कहना है तो इन सबको आधा करना पड़ेगा, सबको आधा करना पड़ेगा, इनका स्वर हटाना पड़ेगा, तब जाके ये व्यंजन कहलाएंगे। तो कहेंगे ऐसा कौन सा स्वर होता है जो इन्हें पूरा कर देता है। यानी जो वर्णमाला हम पढ़ते चले आ रहे थे, क ख ग घ, इनमें तो हमें पूरे वर्ण दिख रहे थे, तो ऐसा कौन सा स्वर था जिसने इन व्यंजनों को पूरा किया, तो वो होता है हमारा सबसे पहला स्वर अ। जो अ होता है वो हर व्यंजन को पूरा करता है, भले ही अपनी मात्रा को दिखाता नहीं है। भाई बाद के तो जो हमारे अक्षर हैं, जैसे आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, ये तो सब दिखावा करने वाले हैं, सब शो ऑफ कर रहे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी अपनी मात्राओं के द्वारा बड़प्पन दिखा देते हैं कि देखो हम लगे हुए हैं तब ये बना हुआ है, ठीक है। सब कह देते हैं कि ये हम आ गए इसके अंदर तो देखो ये पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा बेचारा जो अ होता है वो ऐसा स्वर होता है जो इन्हें पूरा भी करता है और अपना दिखावा भी नहीं करता। तो इसका मूल रूप क्या होगा, बोले आधे क में जब जो व्यंजन क है उसमें जब अ मिल जाता है तब हमारा क बनता है। तो वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेदन हमने आपको पढ़ाया है, वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेदन आपको पढ़ाया है कि एक हमारा अगर व्यंजन पूर्ण हमें दिख रहा है तो उस पूर्ण में भले ही बाकी किसी की स्वर की मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन उसमें स्वर हमारा अ जुड़ता है, तभी ये जाके पूरा हमारे सामने आता है, ठीक है। बिना स्वर के ये सभी ऐसे हैं, बिना स्वर के ये हमारे सामने आधे हैं, चाहे उन्हें हलंत से प्रकट कर दो और चाहे इस प्रकार से लिख दो, अध का अदख, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर अब हम मील किस में करेंगे ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो माँ में आ जुड़ रहा है तो माँ है पूरा, अर्थात इसमें क्या लगा हुआ है तब ये माँ पूरा हुआ है। माँ में जब अ लगा तब ये जाके पूरा हुआ। तो हम जब संधि करते हैं तब पहले हमें वर्णों का विच्छेदन करना चाहिए।
किन वाले, इन वाले का, इनका हमें वर्ण का विच्छेदन करना चाहिए। तब हम इसमें से देखेंगे कि ये माँ तो था ही नहीं, माँ के बाद इस शब्द का अंत अ से हो रहा था। किससे हो रहा था? आ से। इसको हमें तोड़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें जैसा करता है ऐसा लिखा रहने दो, इन्हें परेशान नहीं करना है। हमें जो कुछ परिवर्तन करना है इनमें करना होता है, ठीक है। उसमें पहले से ही आ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेल होगा वो किन में होगा? बोले जो समीपवर्ती, अब माँ भी नहीं रह गया। समीपवर्ती दो वर्ण की बात जो हो रही थी, अब उनमें समीपवर्ती ये माँ भी नहीं रह गया है। तो क्या रह गया है? बोले कौन से दो समीप हो गए? बोले अब ये दो अ हो गए। दो अ के मिलने से आ हो जाता है, जो अभी हम दीर्घ संधि में पढ़ने वाले हैं। यानी ये परिवर्तन हुआ, और ये जो परिवर्तन है ये क्या किसी व्यंजन के सामने बड़े स्वाभिमानी होते हैं? भाई स्वर देखिए, स्वर जुड़ते हैं सभी में, लेकिन बड़े स्वाभिमानी होते हैं। कैसे होते हैं? कि जैसे कि हमारे सामने ये, भाई हमारे सामने लिखा है ये क, हम एक ही वर्ण को हम लेके दे रहे हैं आपको 5 बार, 3-4 बार बताए दे रहे हैं। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है? इस क में हमें कौन सा स्वर जोड़ना है? अ। तो ये किस प्रकार से जुड़ेगा? बोले ऐसा जुड़ेगा क्या? ऐसा जुड़ेगा क्या? क के संग में अ लगा देंगे? नहीं, ये क, ये जो अ है वो इसको कर देगा पूरा। क्या कर देगा? पूरा। ये तो हमारे अ की बात हुई, लेकिन बाकी के स्वर ऐसे हैं क्या, इतने दयालु हैं कि जो अपने आप से जुड़ भी रहे हैं और उसको क्या अपना दिखावा भी नहीं कर रहे हैं? बोले नहीं, ये जो स्वर होते हैं इन व्यंजन में जब जुड़ेंगे तो स्वयं आके नहीं जुड़ेंगे, स्वयं आके नहीं जुड़ेंगे, अपनी मात्रा को भेजेंगे साथ में। अरे भाई जाओ, अपनी मात्रा को भेजेंगे। तो ये जहां ये हमारा आधा का था, जब इसमें बड़े आ की मात्रा जुड़ी तो ये लेके हो गया पूरा, और इसने अपनी मात्रा को भी दिखा दिया, ठीक है। मान लीजिए इसमें हमने ई जोड़ना है, हमें इस आधे का में, चाहे तो आधा का लिख दें, आधा का में जब ई जोड़नी है, या हलंत वाला बात एक ही है, चाहे हलंत लगा के लिख दो चाहे इस प्रकार से लिख दो। तो ये का को पूरा करने के बाद में अपनी मात्रा लगा के दिखा देती है। यहां मान लीजिए कि हमें यहाँ पे ई जोड़ना है, तो ये क्या होगा? ये आधे का को, जो बड़ी ई है, का को पूरा भी कर देगी और अपनी मात्रा भी दिखा देगी। मात्रा जरूर दिखाएगी, बस अ को छोड़ के अ नहीं दिखाता है। व्यंजन को पूरा भी करता है और अपने आप का दिखावा भी नहीं करता है। बाकी की तो सब स्वर दिखावा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात सीखी कि कोई भी जो भी हमारा स्वर निकलता है, अगर वो आधे व्यंजन से जुड़ रहा होता है तो वो किस प्रकार से जुड़ता है? अपनी मात्रा के द्वारा जुड़ता है, ना कि अपने मूल रूप में। अपने मूल रूप में नहीं होता है, अपनी मात्रा को भेजता है, और मात्रा जाके तब उस स्वर में जुड़ जाती है, ठीक है। तो इतनी हमें बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए ये जो अ है वो अब जुड़ेगा कहाँ पे? कहाँ जुड़ेगा? आधा व्यंजन, भाई अकेला जो भूखा होता है खाना वो ही मांगता है ना। भाई जिसका पेट भरा है वो तो नहीं मांगेगा, जो भूखा होता है वही मांगता है, ठीक है ना। भाई पानी अगर हमें देखा, हमने ग्लास रखे हुए हैं दो आपके सामने, कि एक ग्लास ये रखा है जिसमें आधा पानी भरा है, एक ग्लास ये रखा है जिसमें पूरा पानी भरा है। तो पानी आप भरना अगर आप चाह रहे हो तो किस में भरोगे? पूरे भरे हुए में भरोगे कि बर्बादी करोगे क्या, कि ये इस आधे में डालोगे कि ये पूरा हो जाए? कहेंगे हम आधे में डालेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो स्वर है वो कहाँ जाएगा? बोले वो जाएगा इसके पास, जो आधा है, पीछे वाले के पास नहीं जाएगा। ये तो अपने यहाँ हमें इनको तो वतार को तो जैसा का तैसा लिखता जाना है। अब ये इनका परिवर्तन, रा को हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है उससे, वतार से कुछ नहीं करनी है। वतार हमारे जैसे ही कि जैसे लिखते चले आएंगे, होते जाएंगे। अब ये मात्रा जाके मिलेगी इसमें, तो हमारी किस प्रकार से बनेगी? हम कहेंगे रा को हमने जैसा का तैसा लिख दिया। अब ये जो बड़े आ की मात्रा आ रही है, इस माँ को पूरा करने के बाद पीछे अपने सामने दिखा देगी। अब यहाँ पे ये परिवर्तन हमारा पूरा हो गया, मात्रा का जोड़ना घटाना हो गया। जो आधा हुआ था इसमें से निकला था, बोले तुम्हारा एक स्वर निकला था, हमने बड़ा वाला तुम्हें दे दिया।
ठीक है, बचा क्या? बोले इनकी हानि हुई है, इनका तो स्वर जल गया। तो बोले क्या करें? बस वतार को अब इधर उधर कहाँ फेंकेंगे, कहीं फेंकेंगे थोड़ी ना। बोले जोड़ देंगे, इसी को तो जोड़ना कह रहे हैं, इसी को तो संधि कह रहे हैं। तो ये हो गया हमारे सामने रामावतार। ठीक है, कैसे हुआ? दो समीपवर्ती शब्द अक्षरों को, वर्णों को हमने जोड़ा। समीपवर्ती वर्ण कौन से होते हैं? कहेंगे ये वाला दो पद होते हैं हमारे। भाई व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? हम कहते हैं पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व यानी पहले लिखा है तो ये पूर्व पद कहलाता है, ये बाद में लिखा होता है इसलिए उसको उत्तर पद कहते हैं। हम तो आपको वही साधारण सरल सी भाषा में सिखाते हैं, लेकिन बता इसलिए देते हैं कि कभी जब आप किसी किताब में पढ़ेंगे और उसमें लिखा हुआ हो पूर्व पद और उत्तर पद, तो आधे तो इसी में परेशान हो जाते कि ये अब पूर्व पद कौन सी बला का नाम है, उत्तर पद का मतलब क्या है। तो ये भी आपको देखिए, सीखने के साथ साथ में हम उन चीज़ों को भी देखते जाएं कि जब हमें जहाँ पे पढ़ने लिखने में वो चीज़ें मिलती हैं और वो हमें समझ में नहीं आती हैं। वर्ण लिखा हुआ हो, अक्षर समझ लो। ठीक है, वर्ण लिखा है यानी अक्षर, जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, छोटे में LKG UKG से। ठीक है, तो यहाँ पे दो समीपवर्ती वर्णों का मेल संधि कहलाता है। तो बताइए दो समीपवर्ती कहाँ के वर्ण होते हैं? तो कहेंगे पूर्व पद का यानी पहले पद का अंतिम, इसका अंतिम, और उत्तर पद का, उत्तर पद का पहला। ये अ, इसका अ और इसका म। अब यहां हमें देखना होता है, ये हमें देखना होता है कि ये पूरा है या इसमें स्वर लगा हुआ है। तो इसमें से हम स्वर को अलग कर देते हैं। लेकिन अगर कभी हमारे सामने ऐसा आया कि मान लीजिए हमारे सामने, ठीक है, यहां पर हमारे सामने लिखा है जगत धन नाथ। ठीक है, क्या लिखा है? जगत धन नाथ लिखा हुआ है। तब यहां पर भी भाई नियम तो वही चलेगा, लेकिन बेचारा जो आधा पहले से है, अगर हम ता को ना में परिवर्तित होगा, वो आगे व्यंजन संधियों में हम आपको पढ़ाएंगे। तो होना कहाँ है? पूर्व पद के अंतिम में और इसके प्रारंभ में, इन्हीं में ही होना है संधि। तो ये जो ता है वो हमारा ना में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि उसमें से तो माँ में से तो आ निकाला था, तब वो किया था आपने संधि, इसमें से क्यों कुछ नहीं निकाला? भाई बेचारा वैसे ही जब आधा है उसको भरने की कोशिश करो, नहीं भर पा रहे तो उसको खाली क्यों करूं? तो ये तो वैसे ही आधा है, इसमें तो ये अपने मूल रूप में है। मूल रूप इनका इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा और इनको नहीं तोड़ा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये आधे पहले से ही है। अगर इनमें स्वर होता तब इनको हम अलग करते, मान लीजिए इस प्रकार से होता, तब हम अ और ना का मेल कराते, तब इस प्रकार से होती चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो ये पहले से ही आधे हैं। तो जो परिवर्तन संधि का नियम कहता है, तो हम ता को ना में परिवर्तित कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा जगन, और ना है आधा है। तो बोलिए जब स्वर नहीं जुड़ रहा है तो बीच में हलंत नहीं लगाते, ये भी ध्यान कीजिएगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा रहेगा जगत धननाथ, तो लिखने समय हुआ तो ता का हमने ना बनाया, लेकिन उसको जब भी लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं। हलंत बाद के लिए होता है कि कोई अक्षर हमारा आधा हो रहा है। देखिए यहां से ही देख लीजिए, ये भी आधा है, ये भी आधा है, प्रत्येकम में ता भी आधा है, माँ भी आधा है। लेकिन यह इसको इस प्रकार से क्यों नहीं लिखा? इस प्रकार से क्यों नहीं लिखा? बोली जो हलंत की सुविधा दी है वो पीछे के लिए दी गई है कि अंतिम जो वर्ण अगर आधा हो तो उसको इस प्रकार से नहीं लिखिए कि यहां पे भी हम प्रत्येक ऐसे लिख दें, प्रत्येकम कि पीछे आधा माँ है तो हम उसको ऐसे लिख दें। नहीं, ये जो हलंत की सुविधा है वो जो हमारा पद अंत हो रहा होता है उसके लिए होती है कि ऐसा आधा मत लिखो भाई, ऐसे लिख दो। ठीक है, माँ लिखने के बाद उसको आधा ही दर्शाना, तो पीछे के लिए ये सुविधा होती है। क्योंकि कई बार यही छोटी छोटी सी चीजें पता क्या होती हैं, ये मन में ना समस्या हमारे लिए बनाए रखती हैं। हमें समस्या बनी ही रहती है कि अगर ता का ना में परिवर्तन हुआ है तो ना को हम ऐसा लिखें या आधा लिखें। तो बोले अगर हलंत युक्त है तो उसको हम आधा करके बीच में लिखेंगे तो आधा करके लिख देंगे, और अगर पीछे लिख रहे हैं तो हम अपना उसको हलंत के साथ में बताएंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये, तो अब हम चलते हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, संधि क्या होती है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल में होने वाले परिवर्तन विकार में, अब विकार कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है परिवर्तन, दो समीपवर्ती मिले विकार ये हो गया, इसको क्या कहा जाता है, संधि कहते हैं। जैसे वेद और अंत, यहीं पे यहाँ पे भी हम वही नियम लगाएंगे कि दा अगर पूरा दिख रहा है तो उसमें से आ निकालेंगे, आ और आ का मेल करेंगे, बड़ा आ बन जाता है, वो बड़ा आ जाके कहाँ जुड़ेगा, उस आधे दा में जुड़ जाएगा तो वेदांत शब्द बन जाएगा। तो अब ये संधि हम सीखेंगे कि कितने प्रकार से होती है। ठीक है, तो जैसे वेद अंत मिलकर वेदांत बना, प्रति एकम हमारा प्रत्येकम बना, अब यहाँ पे कैसे या कहाँ से आ गया, तो इन संधियों को हम अपने प्रकार में सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए नियम क्या होता है भाई, संधि कहाँ होनी चाहिए, तो कहते हैं वाक्य के बीच में पदों में संधि करना या ना करना ये वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। वक्ता है बोलने वाला, लिखने वाला है, हमें नहीं, हमें तो राम अवतार अलग बोलना है, तो फिर कोई नहीं कहेगा कि करो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन किंतु एक पद के अंदर, एक पद है उसके अंदर अन्य उपसर्ग अगर जुड़ रहे हैं, है ना, जैसे उपस्थित है लेकिन वहां पर हमें अनु लगाना है, अनु उपसर्ग लगाना है या अन लगाना है, ठीक है, अन है या हमारा आ है या कोई भी है, कोई भी हमें भाई कोई उपसर्ग लगाना है किसी में। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम अभी बता देते हैं कि जैसे हमारे सामने प्रति उपसर्ग है और हमें एकम में लगाना है, भाई एकम का अर्थ हुआ एक, लेकिन प्रति से अर्थ निकल रहा है कि हर एक की बात करनी है, तो हर एक की बात करनी है तो हमें इस प्रति को एक में जोड़ना है। तब इस प्रकार से अगर हमारे पद के साथ में कोई उपसर्ग जुड़ रहा है और हमें वहां पर दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ स्वर आ रहे हैं या किसी व्यंजन संधि का नियम लग रहा है, तब हमें नियम करके लगाना होता है। यानी वही लिखा है कि किंतु अगर एक पद के अंदर अन्य उपसर्ग या धातु में भी समस्त पद आने पर जो वर्ण होते हैं वहां पर नित्य होनी ही चाहिए। तो जैसे प्रति एकम है तो प्रति एकम हम प्रति एकम नहीं बोलेंगे, हम उसको प्रत्येकम बना देंगे। कौन सी संधि से बनाएंगे, यण संधि से, तो जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं अपनी, तो वहां पर होना निश्चित हो जाता है, वहां पर तो करना ही चाहिए, प्रति एकम ना कह के हम प्रत्येकम कर देते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए लंग लकार की धातु की बात आ रही है कि कहेंगे धातुओं में भी संधि होती है, क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। मान लीजिए जैसे हमारे सामने ये गम धातु होती है, गम का अर्थ क्या होता है, जाना, ये धातु हो गई, और उसमें अब उपसर्ग हमने लगाया आ गम, ठीक है। अब यहाँ पे आ में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था भाई, आ जब हम इसमें उपसर्ग जोड़ रहे थे तो यहाँ पे हमारे कोई संधि का नियम नहीं लग रहा था, तो इसे सीधा हमने जोड़ दिया, आगम बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आगम के साथ में जब हम इसको, आगम हमारी धातु होती है और जब हम भूतकाल में रूप बनाते तो गम हमारी गच्छ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आगम, अगर हम भूतकाल की बात कर रहे हैं तो आगम हो गया आगच्छ, बन गया, आगच्छ हो गया। अब आगच्छ हो गया है तो यहाँ पर जब भूतकाल की बात होती है तो आपको पता है कि लंग लकार की जब धातुएं बनाई जाती हैं तो उनके सामने अब जोड़ा जाता है, अ हमारा उपसर्ग में जुड़ता ही है। जैसे पठ लिखा हुआ है तो पठ हमारा जब कहाँ पे बनेगा, भूतकाल में बन जाएगा तो हो जाएगा अपठ। फिर बाद में त ताम ना तो हम अलग अलग प्रकार के प्रत्यय लगाते रहते हैं। अभी हम उपसर्ग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे संधि का आपको नियम हमें बताना है। तो पठ जैसे हमारा लंग लकार में अपठ हो जाता है, यानी अ उसमें जुड़ता ही है, तो जब लंग लकार का अगर प्रत्यय, लंग लकार का जो उपसर्ग के साथ में जब आ के संग में आ मिलेगा तो क्या हम इसको आ लिखेंगे, क्या आगच्छ बनाएंगे, क्या बताइए, तब तो यहाँ नित्य हो ही जाती है। तो ऐसे धातु उपसर्ग में तो क्या होती है, संहितैक पदये नित्या नित्या धातु उपसर्ग, धातु के संग में अगर उपसर्ग जोड़नी है तो उनमें तो होना ही है। फिर हम आगच्छ नहीं लिखेंगे, यहाँ दोनों स्वरों का मेल करके इसको एक आ बना देंगे, क्योंकि दो सवर्ण मिलने से एक दीर्घ आ बन जाता है, तो ये हो जाएगा आ और फिर ये हो जाएगा गच्छ। तो इस प्रकार से जब हमें संधि का नियम भी लग रहा है तो हम यहाँ पर
अलग से नहीं बोलेंगे, वैसे तो वक्ता की इच्छा पर है, लेकिन कभी कभी नित्य हो ही जाता है, यही जरूरी होता ही है कि आगच्छ नहीं कहें, हम दो आ को जोड़ करके एक आ बना लें और आगच्छ बना लें, सुंदरता भी आती है। तो यहाँ पर ये नियम होता है, समझ गए। तो कई बार जब हमारे उपसर्ग जुड़ते हैं, अब जैसे कि एक हमारा दुह उपसर्ग होता है, ये भी भाई विसर्ग है। अब दुह के साथ में हम ये जो दुह लिखा है, अब दुह कर्म के साथ में लिखा हुआ है, एक पद के संग में दुह हमें उपसर्ग जोड़ना है। तो पद में दुह जोड़ने के लिए बीच में हम इसको दुह कर्म ना लिखेंगे, इसमें हम विसर्ग संधि का नियम लगा देंगे और विसर्ग का परिवर्तन कर देंगे, तो दुह कर्म हमारा दुष्कर्म बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा नमःकार आ रहा है हमारे सामने, यहाँ पर भी नमःकार ना करके हम इसमें जब परिवर्तन करते हैं तो ये नमस्कार बन जाता है। तो संधि के ये नियम है कि यहाँ पर संधि होती है। तो दिखा है संहितैक पदे नित्या नित्य धातु उपसर्गयो नित्या समासे वाक्य, तो समास में भी होता है। समास में भी जब हम पद को संक्षिप्त कर रहे हैं, एक पद को मिला रहे हैं, मिलाने में भी हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां पर भी संधि का नियम लगाकर ही हमें दोनों समस्त पदों को जोड़ना चाहिए। ठीक है, दो पद हमारे सामने आ रहे हैं और उनको आपस में जोड़ना है, तो उन पदों को समस्त पद में विभक्ति का लोप होता है। समास जब सिखाएंगे तब आपको बताएंगे कि भाई समास में विभक्तियों का लोप होता है। एक प्रथम पद की विभक्ति का लोप कर देते हैं, दूसरे में उसको जोड़ते हैं, लेकिन यदि अगर दोनों को जोड़ते समय हमारी स्वर व्यंजन या विसर्ग संधि का कोई नियम लग रहा है, तब तो हमें वाक्ये तु सा विवक्षाम उपेक्षते, तब तो बोलने की इच्छा में उपेक्षा होती ही है। तब तो हम उसको जैसे अ में आगच्छ में अ लगाएंगे तो आगच्छ नहीं कहेंगे, हम उसको आगच्छ ही कह देंगे। तो हमारी बोलने की इच्छा में विवक्षा क्या होती है, बोलने की इच्छा, विवक्षाम अपेक्षते। तब तो जैसे समास में, वाक्य में जब समास करना है तो समास करने में भी हमें संधि के द्वारा ही जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जहां संधि का नियम लग रहा है वहां संधि जोड़कर ही ये तो बोलने की इच्छा में होता ही, नित्य करना ही चाहिए वहां पर। ठीक है, संधि होती कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अच्छा कैसे ये बनी, तो कहेंगे स्वर वर्णमाला के हिसाब से इनके टुकड़े किए गए। स्वर आपस में जुड़ेंगे, स्वर जुड़ेंगे तो स्वर संधि कहा जाएगा। व्यंजन का स्वर से मेल हो, व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, तब हमारी कौन सी संधि होती, तब व्यंजन संधि कहलाती है। स्वर जब स्वर से जुड़ेंगे तो स्वर संधि कहलाएगी, व्यंजन जब व्यंजन से जुड़ेंगे तब व्यंजन संधि कहलाएगी। और विसर्ग यदि किसी स्वर या व्यंजन किसी से भी जुड़ रहा होगा, बीच में अगर विसर्ग है, यानी पहले पद का अंतिम जो देखना है ना, तो पहले पद का अंत अगर विसर्ग से हो रहा है, जैसे हमने कहा अभी नमःकार, तो नमः जो शब्द है, नमः जो हमारा एक अव्यय है, इसमें विसर्ग है, तो वो स्वर से जुड़े या हमारे व्यंजन से जुड़े फर्क नहीं पड़ता है, विसर्ग संधि का वहां नियम लगेगा। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि भाई टुकड़े कैसे किए, वर्णमाला के आधार पर किए, क्योंकि वर्णमाला हमारी स्वर में विभक्त होती है, पहले स्वर आते हैं फिर व्यंजन आते हैं, और अयोगवाह अनुस्वार आदि हम बाद में देखते हैं। ठीक है ना, चलिए तो अब हम चलेंगे संधि पे बढ़ने के पहले माहेश्वर सूत्र पर। अब माहेश्वर सूत्र जैसे ही आएंगे तो आप कहेंगे कि हमें तो संधि पढ़नी थी, माहेश्वर सूत्र क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई संधि वर्णों में होती है और वर्ण बिना माहेश्वर सूत्र के अधूरे हैं। हमें वर्ण पता होना चाहिए कि आए कहाँ से हैं, तो ये हमारे लिखे हैं माहेश्वर सूत्र। इन्हें ये आपको आ गए तो संधि भी आपको फटाफट आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि हमें सूत्र के संग में हम सीखेंगे ना तो हमारे लिए बहुत आसान होगी। सूत्र याद तो हमें संधि याद, नहीं तो भूल जाते हैं कि दीर्घ कहाँ होनी है, वृद्धि कहाँ होनी है, कहाँ होनी है। सूत्र याद होंगे तो संधियाँ भी आसानी हो जाएंगी। अब हमने जैसे कि आपको पता, हमने कहा था स्वर संधि यानी अच संधि। स्वर को क्या कहा था, अच संधि कहा, व्यंजन को हल संधि कहा। अब क्यों कहा, इसका कारण हमें ये माहेश्वर सूत्र बताया। माहेश्वर सूत्र क्या है क्या ये, भाई हमारी वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला निकली कहाँ से, इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया। उसकी भाई कहानी ये है कि हमारे पास जो हमारे वेद थे,
वैदिक पूरा साहित्य जो था पहले श्रुति कहा जाता था, अर्थात ये गुरु शिष्य परंपरा थी कि गुरु बोलते थे, वक्ता होते थे, वाचन करते थे, शिष्य उसको कंठस्थ कर लेते थे, याद करके, श्रवण करके, सुनकर ही सीखे जाते थे, इसलिए उनको श्रुति कहा जाता था। ठीक है, लेकिन भगवान पाणिनि, महर्षि पाणिनि को ये अनुभव हुआ कि हो सकता है कि अगर इन साहित्यों को, इन वेदों को अगर लिपिबद्ध नहीं किया गया, लिखा नहीं गया, तो अगर हमारा जो साहित्य है उसको अगर लिखा नहीं जाएगा तो वो कालांतर में हो सकता है कि उसका क्षय संभव है, क्षय हो सकता है ना। क्योंकि भाई एक को याद है, एक ने 100% सिखा दिया तो 100% हो सकता है शिष्य ने सीख लिया, लेकिन हो सकता है वो अपने शिष्य को जब तक सिखाए, हो सकता है कि 1% कुछ चीज़ भूल जाए, क्योंकि इतना एक पन्ना तो है नहीं कि हम उसके एक पन्ने के हमने दोनों पैराग्राफ को शब्द से शब्द याद कर लें, इतना तो है नहीं। विशाल है, समुद्र है ना, अथाह, सागर कहते हैं, सागर नहीं है, महासागर है। संस्कृत को जो साहित्य है वो सागर नहीं है, महासागर है। वो महासागर में से हो सकता है कि जब महासागर की सारी चीज़ें बता रहे हो तो एक हो सकता है कुछ चीज़ रह जाए, तो वो तो शिष्य तक कम पहुंची, तो शिष्य को तो लगेगा गुरुजी ने मैं पूरी बता दी, लेकिन अब गुरुजी के दिमाग से एक चीज़ निकल गई तो निकल गई, ऐसा हो सकता था ना, यानी क्षय कमी होने की संभावना थी। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, कहा तो उसके भाई उसको लिखा जाए। लिखने के लिए क्या चाहिए, बोले कुछ होनी चाहिए, आकृतियाँ होनी चाहिए, वर्ण होनी चाहिए, जिनको बोल रहे हैं हम वो कैसे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, कैसे वर्ण आएंगे। तो उसके लिए कहा कि क्या क्या किया जाए, उसका उपाय भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की आराधना की, उनने वो प्रसन्न हुए। भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले होते हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने नृत्य के बाद में क्या किया, अपने डमरू को बजाया। तो हर एक डमरू की ध्वनि उन्होंने 14 बार बजाया उसको। कितनी बार बजाया, 14 बार। हर एक ध्वनि को महर्षि पाणिनि वर्णों के रूप में लिखते गए। तो ये जो 14 ध्वनियां निकली और उनको क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने हर एक ध्वनि को लिखा कि पहली ध्वनि में से अ उण रे री क अमरा ए ओ ङ, फिर ऐ औ च, ये जो निकली ध्वनियां उनको उन्होंने क्या किया, लिपिबद्ध कर लिया। और लिपिबद्ध कर लिया तो ये 14 जो सूत्र बने उन्हें कहा गया माहेश्वर सूत्र, क्योंकि वो माहेश्वर के डमरू से ही प्रकट हुए। ठीक है, अब इनका संस्कृत में अब इनका क्या उपयोग है, अभी संधि में क्या उपयोग है, तो हमने सबसे पहले कहा कि स्वर संधि। जैसे ही हमने स्वर संधि कहा तो स्वर संधि को पीछे लिखा हुआ था अच संधि। अच का अर्थ क्या होता है, अच क्या होता है, तो पहले 4 सूत्रों को आप देखेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहे हैं, वो हमारे अ से शुरू हो रहे हैं और चा पर समाप्त हो रहे हैं। अ से शुरू हो रहे हैं और चा पर समाप्त हो रहे हैं, यानी इन अ से लेके चा के बीच में अगर आप यहाँ पर ये जो हमारे अंतिम वर्ण हैं, जितने भी अंतिम वर्ण निकले हैं, इनकी हलंत्यम से इत संज्ञा कर दिया जाए। इत संज्ञा का अर्थ होता है लोप कर देना, गायब कर देना। अगर इनको आप गायब कर देते हैं, इनकी इत संज्ञा कर देते हैं, ये हो गए गायब, तो हमारे पास बताइए अब क्या बचे। बोले अ ई उ री 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 उसको हटा दिया हमने, ए और ओ आई औ, सारे स्वर मिल निकले कि नहीं निकले, बोले हाँ बिल्कुल। इनकी इत संज्ञा कर दी, इनको लोप कर दिया, तो अब हमारे सामने स्वर बचे अ ई उ री री ए ओ आई औ, स्वर है ना ये हमारे। तो अब इनके बीच में जब मेल हो, आ जब ई से मिल जाए, आ ऊ से मिल जाए, अ री से मिल जाए, अल री से मिल जाए, अ ए से मिल जाए, ओ से मिल जाए, ऐ से मिल जाए, औ से मिल जाए, और जरूरी नहीं है कि आ ही मिले, ई भी किसी से भी मेल हो सकता है ऊ का किसी से भी मेल हो जाए। तो स्वरों के बीच में जब आपस में ही संधि हो रही है, आपस में ही भाई जैसे कि शादियां होती हैं, शादी में क्या होता है, बोले भाई हम ब्राह्मण तुम ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की शादी हो गई, तो वो स्वर संधि एक ही कुल के हैं, एक ही तरह के हैं, स्वर हो गई। व्यंजन संधि क्या होती है, बोले व्यंजन का व्यंजन से भी हो, बोले इंटरकास्ट,
भाई स्वर का व्यंजन से हो रहा है मेल, स्वर अलग है व्यंजन अलग है। स्वरित स्वयं उच्चारण होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। व्यंजन जो बिना स्वर के बोले ही नहीं, बोले तो लिखे तो जा सकते हैं लेकिन बोले नहीं जा सकते हैं, पूरे पूरे दूसरे वर्णों पर आधारित होते हैं, सो व्यंजन कहलाते हैं। तो भाई ये दोनों की अलग अलग कैटेगरी हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन इनमें भी जब मेल होता है तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है। और बोले विसर्ग तो ऐसा होता है कि कोई अगर शब्द के अंत में विसर्ग किसी से भी मिले, स्वर से मिले या व्यंजन से मिले, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपने आप को ही कहलवाएगा, कहेगा व्यंजन संधि हो रही है, सॉरी विसर्ग संधि हो रही है। ठीक है ना। तो स्वरों का जब स्वरों से मेल हो रहा है तो उसको स्वर संधि कहा जा रहा है, और वो हमारे माहेश्वर सूत्र में अ से लेके चा तक हमें पूरे मिल जाते हैं, तो इसीलिए उनको अच संधि कहा जाता है। ऐसे ही चलिए तो अपनी व्यंजन को देख लेते हैं। व्यंजन वर्णमाला को देखें तो हम अंतिम वाले वर्णों की इत संज्ञा कर देते हैं हलंत्यम से। ठीक है, जिसके पीछे अंत हलंत से हो रहा है तो उसको हम इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं। तो देखिए हमारे सामने कौन से ह से लेके ला तक हमें सारे व्यंजन ही मिलेंगे इन 5 से लेके 13 सूत्रों तक। हय वरट ट गाया, ल मिल गया। फिर यहाँ से हमने कहा य म न, या म इंग न म, ये हलंत संज्ञा, क्योंकि माँ हमें पहले मिल चुका है। झभ झभय घजट, हम ऐसे याद कर लेते हैं, झभ य घड धश, इस प्रकार से याद हो जाते हैं। जबग डद श गायब। ठीक है। खफच ठत कह देते हैं, ख फ छ ठ थ, और फिर चटत कप य श स र हल, इस प्रकार से याद हो जाते हैं हमारे सूत्र, हम बड़े आराम से हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे ये तो बड़ी गड़बड़ जैसी लिखी हुई है, तो क्या, यहाँ से जरा देखिए, क प चटत, यहाँ पे देखिए ये पांचों देखिए कैसे क्रमबद्ध तरीके से निकाले, यानी देखिए डमरू में जो ध्वनियां निकली कैसे, बोले देखिए ये प्रथम वर्ण एक साथ में निकले, तो क च ट त प, फिर इनको अलग अलग कैसे कर लिए, इनको अलग अलग कैसे कर लिए, बोले इनकी सब की ध्वनि हमने आपको वर्ण उच्चारण सिखाया है कि वर्ण उच्चारण की ध्वनि कहाँ कहाँ से निकलती है, तो ये सिखाया है। तो यहाँ कहा कि कंठ से निकल रही है, इसकी तालु से निकल रही है, इसकी मूर्धा से निकल रही है, इसकी दंत से निकल रही है, इसकी हमारी ओष्ठ से निकल रही है। फिर हमने कहा ख फ छ ठ त, ये जो बचे हुए हैं ये आ गए दूसरे, तो ख की ध्वनि कंठ से निकली तो इसके बाद लिख दिया गया दूसरा वर्ण। अब फिर देखा फ हमारा ओष्ठ से निकल रहा तो यहाँ पे लगा दिया उसको ओष्ठ वाले वर्ग में। फिर छ, बोले यहाँ पे तालु से निकल रही है तो छ को अलग कर दिया। ठ हमारी मूर्धा से निकल रहा है, जो हमारी जीभ है वो मूर्धा से टकरा रही है। दांत और तालु होता है गहरा भाग, छुइए अपनी जीभ से छू के देखिए, दांत के पीछे जो उठा हुआ सा भाग है वो हमारा मूर्धा कहलाता है, अंदर गहरा जैसा भाग होता है वो तालु होता है। ठीक है, तो कहेंगे मूर्धा से ट, जीभ हमारी कहाँ टकरा रही, मूर्धा से निकल रही है तो ठ निकल रहा है। अब कहेंगे ये ता के बाद जो थ है बोले दंत से टकरा रही है जीभ, इसलिए वो दंतव्य हो गया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से ख फ च ठ में हमारे कौन से लिखे हैं, दूसरे वर्ण लिखने हैं। क प य च ट त, इसमें कौन से निकले हैं, पहले निकले हैं। फिर यहाँ से देखें तो ये हमारे तीसरे वर्ण निकले हैं। फिर जमाई घट दस में देखो तो चतुर्थ वर्ण निकले हुए हैं। फिर हमारे यहाँ से य म न लिखे हुए हैं, ये हमारे पंचम वर्ण निकले हैं। हय वरट में ह हमारा कौन सा हो गया, कौन सा, सबसे इसकी दो तरह की ध्वनि बताई है हमने, उर से और कंठ से दोनों तरह से निकलती है इसकी ध्वनि। ओ य र ल, य र ल व ये मिल गए, और फिर श स ह, तो सारे हमें वर्ण यहीं पे मिल गए। फिर कहेंगे छत्रज्ञ नहीं मिले मैम, ये नहीं मिले, ये संयुक्त वर्ण होते हैं। क और श का जब मेल होता है तब हमारे सामने ये जो हमारा क होता है, क और श ये सब हलंत हैं। ठीक है, तो ये जब क और श का जब मेल होता है तब हमारा क्षत्रिय का छ बनता है हमारे सामने। ठीक है, तो इसीलिए हमारी स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है, और ह से लेके ला तक हल में हमें सारे क्या मिल जाते हैं, व्यंजन मिल जाते हैं, इसीलिए व्यंजन संधि को हम हल संधि कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि A to Z
अब A to Z में हमें पता चल जाएगा कि A से लेके Z तक के सारे अक्षर लिखे हैं। और अगर आपसे कह दिया जाए 1 to 50 तो आप कहेंगे कि 1 से 50 तक में सारी बीच की गिनती आ गई, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये अच शॉर्ट फॉर्म है, हल हमारा शॉर्ट फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है। चलिए अब चलते हैं। अब अच संधि समझ में आ गई है तो हम याद रखिएगा, अभी हम जो दीर्घ संधि पढ़ाएंगे थोड़ा हम माहेश्वर सूत्र पे फिर से लौटेंगे और बताएंगे कि हमारी दीर्घ संधि का कहाँ से हमारा स्वर संधि का भेद जो होगा उसमें कहाँ से हम सूत्र अपना बना लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अच संधि। जब दो स्वरों के मेल होने से परिवर्तन को होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? स्वर संधि। दो स्वर आपस में मिलेंगे। स्वर कितनी प्रकार से मिल सकते हैं, क्या किस तरह से मिल सकते हैं? बोले ऐसे मिल सकते हैं जैसे अ है, सर्वप्रथम वर्ण है। अ जब भाई क्लास में आया, मॉनिटर बना, तो हो सकता है पहले वो क्या करेगा, बगल वाली ई से दोस्ती करेगा, ठीक है, मेल करेगा, कुछ परिवर्तन होगा, देखेंगे। फिर उसके बाद हो सकता है ऊ से करे, री से भी करे, री से भी करे, ए से भी करे, आई से भी करे, ओ से भी करे, औ से भी करे। तो अ जो भाई सबसे पहला बच्चा है, सबसे पहले निकला है, सबसे पहले क्लास में आया है, पहला छात्र है, तो वो सबसे दोस्ती करेगा। जब वो दोस्ती करेगा तो जो जो परिवर्तन होंगे वो सबके परिवर्तन अलग होंगे। अ जब आ से मेल करेगा तब भी परिवर्तन, स्वयं से भी पहले परिवर्तन करेगा तो उसमें भी परिवर्तन दिखेगा। अ ई से करेगा तब कुछ अलग परिवर्तन होगा। भाई कुछ ना कुछ तो नए गुण निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? कि हो सकता है कि एक मोहल्ले वाले आए, दोनों तो समान तरह की भाषा सीखी है ना, एक ही मोहल्ले में हम एक दूसरे की भाषा सुन के एक जैसी भाषा कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जो अ से दूसरा वर्ण जो ई आ रहा है, हो सकता है वो कहीं और का हो, है ना, किसी दूसरे मोहल्ले का हो जहाँ पे कुछ और रहन सहन हो। तो जब वो उससे मिला तो दोनों के गुणों में कुछ तो परिवर्तन होगा। वो ये अ भी उसके गुण अपनाएगा और ई जो है वो आ के गुण अपनाएगी, दोनों में कुछ ना कुछ गुणों में परिवर्तन होगा। तो इन परिवर्तनों के हिसाब से यहाँ स्वर संधि को ही, स्वरों के आपस के मेल को ही 8 प्रकार से तोड़ा जाता है। हालांकि बच्चों को केवल इतने 5 पढ़ा दिए जाते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ठीक है, इस प्रकार से पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन होती 8 प्रकार से है। पूर्व रूप भी होती है, पर रूप भी होती है, प्रकृति भाव भी होती है। और आपके सिलेबस में पूर्व रूप संधि के भी खूब नियम आए हैं, कहीं कहीं पे पर रूप के भी दिखाई दिए, हमें प्रकृति भाव के भी दिखाई दिए हैं। तो इसलिए हमें सारी चीजें पढ़ना जरूरी है। तो अब इन संधियों में से देखिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव, तो इनमें से हमारी पहली संधि कौन सी आती है? दीर्घ संधि आती है। तो हम सबसे पहले दीर्घ संधि को पढ़ेंगे और जिसका सूत्र कहता है अकह सवर्णे दीर्घः। क्या कहता है? अकह सवर्णे दीर्घः। अब जैसे हमने अच को समझा, ऐसे ही हमने अगर अक को समझ लिया तो हमारे लिए आसानी हो गई। कहा अकह सवर्णे दीर्घः। अक में कौन सी हो गए? अ, ई, उ, री, री, इनकी तो इत संज्ञा हो गई। अब सूत्र ने क्या कहा? अकह सवर्णे दीर्घः। अब हम अक यहां लिखे दे रहे हैं, लीजिए, ये लिखे हैं हमारे अक। अ, ई, उ, ण का लोप हो चुका है, हलंत्यम से संज्ञा हो गई है, बाहर निकालो। हमें केवल क्या चाहिए? स्वर चाहिए। री, री और ली, ये 5 हमें मिले अक के अंदर। ये यहाँ पे जो णा था वो गायब हो गया, ये जो क था वो गायब हो गया। तो अक के अंदर हमें कौन कौन से मिले? 5 स्वर मिले। तो कहा अकह सवर्णे, सवर्ण में कैसा हो जाता है? दीर्घ। दीर्घ यानी बड़ा। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। अकह सवर्णे दीर्घ। अक जब सवर्ण से ही मिलते हैं तब दीर्घ बनता है। यानी 5 मोहल्ले के ये बच्चे बैठे हुए हैं, एक अ से आया है, एक ई अलग मोहल्ले से आया है, उ अलग से आया है, री अलग से आया है, री अलग से। लेकिन मोहल्ले में जरूरी तो नहीं है कि ये 5 कॉलोनियों के जो बच्चे हैं, 5 कॉलोनी में केवल 5 ही घर थे। बोले नहीं, हो सकता है दूसरा भी घर तो होगा, तभी तो कॉलोनी बनी। तो इनका सवर्ण कैसा होगा? तो बोले एक ही जैसे जिनमें गुण हो, जो एक ही जैसे दिखाई देने वाले हो वो सवर्ण कहलाते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना है कि एक घर का एक ही बच्चा है, हो सकता है कि दोनों जुड़वा भाई हो,
दोनों क्लास में, एक ही क्लास में दोनों जुड़वा भाई जा रहे हों। लेकिन घर की बात अलग होती है, जब स्कूल में पहुंचते हैं तो स्कूल में हम और ही अलग तरह की बातें करते हैं। अब अ जब अपने ही सवर्ण से करेगा तो इनके सवर्ण कौन से हैं? सवर्ण कौन से हैं? अ कि जैसा और कौन हो सकता है? बोले आ के जैसा और कोई नहीं हो सकता है। तो सवर्ण क्या होगा? बोले आ का जब आ से ही मेल हो, आ का यदि आ से ही मेल हो तब वो सवर्ण कहलाएगा। ई का जब ई से ही मेल हो तब वो सवर्ण कहलाएगा। ऊ का जब ऊ से मेल हो तब वो हमारा सवर्ण कहलाएगा। री का जब हमारा री से ही मेल हो तब सवर्ण कहलाएगा। री का जब री से मेल हो तब ही हमारा सवर्ण कहलाएगा। तो अकह सवर्णे दीर्घः, जब इनका सवर्ण से मेल होता है तब वो अपना दीर्घ रूप बना लेते हैं। तो इनका दीर्घ रूप क्या होता है? बोले अ और आ का दीर्घ रूप होता है आ। ई और ई का दीर्घ रूप होता है ई। ठीक है। उ और उ का दीर्घ होता है उ। री का दीर्घ होता है री। और री का कुछ कोई परिवर्तन नहीं होता है, री जैसा ही लिखा रहता है। तो ये हो गए अक सवर्णे दीर्घः। सूत्र याद रख लीजिए, सूत्र याद रख लिए, समझ गए। अकह, अकह अ ई उ री री। सवर्णे, 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 ये सवर्ण हो गए। एक ही जैसे दिखने वाले तो यही हो सकते हैं, अलग ऐसा तो नहीं। आ ई जैसा तो दिखता ही नहीं है, तो सवर्ण कैसे हुआ? अ उ जैसा दिखता है? नहीं दिखता है भाई। उ के बाद में इसमें तो केवल दो चूल्हे बना के छोड़ दिए, इसमें तो एक डंडे से दूसरे डंडे को जोड़ा भी गया है, तो ये सवर्ण थोड़ी ना है, नहीं है ना। इनका जब सवर्ण से ही मेल होता है तब दीर्घ बनता है, इनको दीर्घ बनता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अर्थात ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। बस इतनी सी बात है। स्वर संधि की दीर्घ संधि इतनी ही है। एक हमने सूत्र याद कर लिया, अकह सवर्णे दीर्घः। अक जब सवर्ण से मिलेगा तो दीर्घ बनाएगा। अब आप कहोगे सवर्ण तो फिर ये भी है, क्योंकि इसको ह्रस्व बोल रहे हैं, इसको आ बोल रहे हैं, तो यही नियम चलेगा सवर्णों के साथ में। तो जरूरी नहीं है कि ह्रस्व का ह्रस्व से ही मेल हो, उसका जो दीर्घ निकला है उससे भी मेल हो सकता है। तो अ हमारा आ से भी मेल करेगा तब भी दीर्घ बनाएगा। जब दो बड़े आ भी आपस में, भाई आ, ये भाई एक ही परिवार के बच्चे है ना, आ जब आ से बनेगा तब भी आ बनेगा। तो ये नहीं हमने कहा है कि छोटे छोटे मिलकर ही बड़ा बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बस ये कहा है कि सवर्ण आपस में मिलकर दीर्घ बनाते हैं। तो हो सकता है कि बड़े का छोटे से मेल हो, छोटे का बड़े से हो, बड़े बड़े का हो, छोटे छोटे का हो, बनना दीर्घ ही है। सवर्णों के मिलने पर दीर्घ मिलता है, उसी का दीर्घ वर्ण बनता है। यही ई के संग में नियम लागू होगा, यही ऊ के संग में होगा, यही री के संग में होगा। री के जो हमारे भाई अब शब्द हैं अब नहीं आते हैं, क्योंकि ये वैदिक संस्कृति में ज़्यादा प्रयोग होता था री का, अब नहीं होता है, लौकिक संस्कृति में नहीं मिलता। ठीक है ना। तो अ का आ से मेल, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, बनेगा दीर्घ। समझ गए? नहीं तो कई बार कहेंगे कि मैम ने कहा था कि दो आ मिलेंगे, दो छोटे आ मिलेंगे तभी बड़ा बनेगा। यहाँ तो हमारे सामने दोनों बड़े आ गए, फिर क्या करें, फिर क्या परिवर्तन करें? तो सवर्ण है ना, तो दीर्घ बनाएंगे। दोनों दीर्घ हैं तब भी दोनों दीर्घ ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि दो आ बनना है अंत में निकलने के बाद, ऐसा नहीं करना है कि दो आ, यहाँ पे हमने दो बड़े आ को मिला रहे हैं तो दीर्घ में भी दो आ बना दें हम मिला करके, नहीं, एक ही दीर्घ बनेगा। परिवर्तन तो एक ही रहेगा। अलग अलग लिखे थे और दो ही आ लिखने हैं तो फिर क्या परिवर्तन किया, क्या जुड़े? कोई जुड़े ही नहीं, फिर तो संधि लगी ही नहीं। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, देखिए हिम आलय, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको समझाया था कि यदि कोई वर्ण हमें पूरा दिखाई दे रहा है, अर्थात हमें संधि कहाँ करनी है, इन दोनों में करनी है, इन दोनों में करनी है, तो इसके अंतिम वर्ण को हम देखेंगे क्या ये स्वर से युक्त है। बिल्कुल है। अगर नहीं होता तो इसके नीचे हलंत होता।
तो अर्थात ये स्वर से युक्त है। तो ऐसा कौन सा स्वर है जो अपनी मात्रा को तो दिखाता नहीं है लेकिन उनको पूरा करता है? तो कहा अभी तो बताया मैडम ने कि अ होता है ऐसा। तो अब यहाँ पे समस्या ये आ गई कि ये इनको तो हमें कुछ नहीं करना है, ही को जैसा तैसा लिखा रहने देना है कि अभी हम सोच रहे थे कि समीपवर्ती ये दोनों हैं, लेकिन अब इसमें से तो बड़े बड़े एक काम निकला कि इनके अंदर तो ये छुपे थे, अर्थात अब समीपवर्ती तो ये दोनों हो गए। तो दो आ के मिलने से बनना क्या है? बड़ा आ बनना है। और बड़ा आ अब जाएगा कहाँ भाई? मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, एक नियम समझ लीजिए तो अपने आप सारे आ जाएंगे। हिम धन आलय लिखा हुआ है हमारे सामने। अब माँ हमारा पूरा नहीं है, माँ पूरा है, अर्थात इसमें से क्या निकलेगा? स्वर बाहर निकलेगा। स्वर जो बाहर निकलेगा वो आगे वाले वर्ण आ से मिल जाएगा। अब अकह सवर्णी दीर्घ हमारा सूत्र कहता है कि दो आ के मिलने से बड़ा आ बनता है, दीर्घ बनता है। अब दीर्घ स्वर क्या करेगा? कहाँ जाएगा? बोले भूखे के पास। भूखा कौन है? माँ। यहाँ लय को नहीं जाएगा, लय के पास नहीं जाएगा। बोले जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा जो आधा दिख रहा है। तो यहाँ इस माँ से जो मात्रा ली गई थी वो इसको वापस दे दी गई बड़ी करके, यानी ब्याज सहित मिल गई उसको। तो ये हो गया हिमा और यहाँ से हो गया लय उठा लिया, तो ये बन गया हिमालय। भाई परिवर्तन पता हो गया कि दीर्घ बनना है। अकह सवर्णी दीर्घा ने कहा कि सवर्ण मिलेंगे दीर्घ बनाएंगे, लेकिन वो दीर्घ जाएगा कहाँ पे? किसके पास जाएगा? बोले गया गई हानि किसकी हुई थी? हानि इसकी हुई थी, तो पूर्ति किसी को होगी? उसी की तो होगी, है ना। मुआवजा तो फिर इसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई जब स्वर किसका गायब हुआ था? स्वर इसी वर्ण का तो गायब हुआ था। तो अब जब लाभ की बारी आ रही तो ये खड़े कैसे हो जाएंगे ये लेने के लिए? ये नहीं होंगे, मिलेगी उसी को जिसने अपना त्याग किया था। त्याग किया था तो फल भी उसी को मिला। भाई आधा कहीं पे भी व्यंजन हो उसके बाद अगर स्वर आता है तो संयोग से उनका मेल होना स्वाभाविक ही हो जाता है। तो हिम हो गया हिमा और इन्हें कुछ नहीं मिला तो ये लय चुपचाप से आके इधर बैठ गए, तो ये हो गया हिमालय। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें संधि करनी है। तो हिम धन आलय हमारा हो गया हिमालय। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस माँ में से हमने आ को बाहर निकाला था, उस आ की इस मेल से, इन दोनों के मिलने से हमारा मेल हुआ। तो ये माँ हमारा माँ कैसा बना? माँ हो गया, क्योंकि माँ में जब हमने बड़े आ को जोड़ दिया तो है माँ और लय। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है? रवि इंद्र। रवि इंद्र, तो वी की हमें क्या निकालना पड़ेगा? र को जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे। वह में से इसको भाई तोड़ेंगे, हम इनको तोड़ेंगे तो वह में से क्या निकली? ई बाहर निकल आएगी। तो हमें वस की संधि करनी है? बोले नहीं। अब तो वह और ई के बाद क्या लिखा है? इंद्र। तो दो समीपवर्ती ये दोनों हो रहे हैं। ठीक है, हमने जो रवि था, जो र के बाद में वी था, तो वह को हमने तोड़ दिया। तोड़ दिया तो समीपवर्ती कौन बचे? बोले दो ई बची। क्या बनाएंगी? अकह सवर्णी दीर्घा से दीर्घ रूप बनाएंगी, दीर्घ ई बन जाएगी। दीर्घ ई क्या इसी प्रकार से जुड़ जाएगी क्या? र व आधा लिख के ई इस प्रकार से लिख दें? नहीं, ये कभी भी अपने मूल रूप में बीच में नहीं आती है, ये अपनी मात्रा को भेजती है। तो इसकी मात्रा कौन सी होती है? बोले डंडे के पीछे से जो चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? बोले वाह में जाएगी, क्योंकि क्षति इसी की हुई है। तो र तो जैसा का तैसा, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। पीछे का न द्र जो लिखा हुआ है इसको कुछ नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो मिलेगा वाह को, तो वाह हो जाएगा वींद्र। रवींद्र बन गई हमारी संधि। ठीक है, तो चलिए अपन और उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे भानु उदय, दोनों ऊ मिले, क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। और बड़ा ऊ जाएगा कहाँ जुड़ेगा? ना में जुड़ेगा तो हो जाएगा भानुदय। ठीक है, पितृणम, तो री री दोनों गायब हुए। दीर्घ एक ऋषुरी की ये मात्रा होती है एक जैसी, और दीर्घ री की दो हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा पितृणम। ठीक है, यहाँ दो मात्राएं दिखेंगी, पितृणम बन जाएगा। चलिए अब कुछ उदाहरण फटाफट देख लीजिए कि देखिए दो छोटे आ मिल रहे हैं तब भी बड़ा बन रहा है, एक छोटा बड़ा मिल रहा है तब भी बड़ा बन रहा है, बड़ा छोटा मिल रहा है तब भी बड़ा बन रहा है, दोनों आ मिल रहे हैं तब भी हमारा बड़ा ही बन रहा है, दीर्घ ही बन रहा है। परम अर्थ, तो क्या बन जाएगा? दोनों आ को मिलाइए, आ बनेगा, और बड़ा आ कहाँ जाएगा? माँ में जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा परमार्थ।
यहाँ देखिए देवालय, तो देव का अ गया, यहाँ का आ आया, बड़ा आ बनाया, ठीक है, बड़ा आ बनाया, बड़े आ की मात्रा जाएगी कहाँ पे, वा में लगेगी, तो देव हो जाएगा देवा, और पीछे के लय को सीधा सीधा लिख देंगे तो हो जाएगा देवालय। ठीक है, अब ऐसे देखिए विद्या, विद्या में बड़ा आ अलग निकाला, दिया को अलग छोड़ दिया, विद्या, दिया को अलग छोड़ दिया, दिया में से क्या निकाला, बड़ा आ निकाल दिया, एक आ इसका ले लिया, दोनों के भ्यास को अलग छोड़ दिया, विद्या को अलग छोड़ दिया, दोनों आ के मिलाने से बड़ा आ बनाया, कहाँ जाएगा मिलेगा, बोले मिलकर जाएगा द्या में, तो वी हो जाएगा विद्या, और भ्यास अलग से लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं ऐसे ही, देखिए विद्याधनालय, विद्या में से आ बड़ा निकाला, आ बाहर, इधर से आ ले लिया, इसको लय को अलग छोड़ दिया, इसको अलग छोड़ दिया, बड़े आ की मात्रा से एक दीर्घ आ बनाई, और दीर्घ आ की मात्रा जब इसमें लगी तो ये हो गया विद्या, और ये हो गया लयः, विद्यालय। ठीक है, ये आ के नियम हो गए। आ के कुछ उदाहरण देख लिए, ऐसे ही ई के देख लीजिए, दोनों छोटी ई मिला करके बड़ी ई बना रही हैं। ये कवि में से हमने क्या कहेंगे, कैसे करेंगे संधि, संधि करने के तुरंत ऐसे देखिए, स्वर से ही अंत हो रहा है, ठीक है, व को अलग करके इसमें से छोटी ई अलग निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन से शब्द बच रहे हैं, बोले इधर से का बच रहा है, और यहाँ से द्र बच रहा है। ठीक है ना, वह रह गया है आधा, क्योंकि इसी का परिवर्तन हमने तोड़कर यहाँ लिख दिया। दोनों ई के मिलने से ई बनना है। ठीक है, बड़ी ई जाएगी कहाँ पे, बोले अपनी मात्रा के रूप में इसके में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा क वीन द्रह। ठीक है, ये उठा ली हमने इस तरह से। मुनीशः, फिर से तोड़िए, मुंह को जैसा का तैसा लिखा रहने दिया, कोई कुछ नहीं करना है हमें। ना में परिवर्तन करेंगे, ना टूटेगा ई के साथ में, और ई मिलकर के बड़ी ई बनाएंगे। बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगी कहाँ पे, ना में, तो ये हो जाएगा मुनीन, ये हो गया मुनीन शह, मुनीन्द्रः, मुनीशः, तो ये मुनीशः। ठीक है, ऐसे ही नदी ईश, तो देखिए दोनों की बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा नदी शह, दा में से बड़ी ई की मात्रा अलग हो जाएगी। ठीक है, और दो ई मिलेंगी, ऐसा नहीं नदी ई ईश बोले, नहीं, एक ही ई रहेगी, और बड़ी की मात्रा दा में जुड़ जाएगी, हो जाएगा नदी, और पीछे का शह। ठीक है, ऐसे ही लक्ष्मी ईशः, वही देख लीजिए, दोनों ई को मिलाकर के ई बना, ई आके कहाँ जुड़ा, माँ में जुड़ा, तो ये हो गया लक्ष्मी श्वरः। ठीक है, चले अब कुछ ऊ के उदाहरण देख लीजिए। ऊ में भी यहीं देखेंगे भानु उदय, फिर से देख लीजिए, वही हम क्या करेंगे, ना में से ऊ को बाहर निकालेंगे, ऊ और ऊ को जोड़ेंगे, दीर्घ ऊ बनेगा, क्योंकि नियम कह रहा है चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व या दीर्घ हो, जुड़ने से बनेगा तो बड़ा ऊ ही बना है। बड़ा ऊ बना, बड़े ऊ की मात्रा इसमें आके जुड़ेगी, तो ये हो जाएगा भानु, भानुदयः। ठीक है, अब लिखा हुआ है जैसे आपके सामने लघु उर्मी। ठीक है, इसमें कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, इसमें है बड़ा ऊ, दो ऊ मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ल घ, घ को छोड़, घ में से स्वर बाहर निकालो, ऊ और ऊ का मेल हमने कर दिया। ठीक है, र्मी बाद में लिखा रहने दिया हमने। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों ऊ को मिला करके क्या बना, बड़ा ऊ बना। बड़े ऊ की मात्रा जाएगी कहाँ पर, बोले घ में जुड़ जाएगी, तो लग हो जाएगा ल घू, और अंत का र्मी लग जाएगा इसमें, तो हो जाएगा लघुर्मी। ठीक है, ऐसे ही देखिए वधूत्सवः, तो वध, धा को में से स्वर बाहर निकाला, कौन सा स्वर है, बड़ा ऊ, किससे मिल रहा है, उत्सव के ऊ में, स्वः अलग लिख दिया हमने, स्वः को अलग कर दिया, दोनों ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बनेगा। बड़े ऊ से दीर्घ ही बनना है, अकः सवर्ण दीर्घ, दीर्घ मात्रा धा में आके जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा वधू, पीछे का स्वः मिला दिया, तो ये हो गया हमारा वधूत्सवः। ठीक है, चलिए ऐसे ही देख लीजिए क्या लिखा है, भूर्ध्वम, तो भा में से ऊ निकाला, दोनों ऊ को मिला दिया, ध्वम अलग कर दिया हमने,
ठीक है। तो म दोनों ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बनेगा, कह सवर्ण दीर्घ, सवर्ण के मिलने से दीर्घ बनता है। माँ में सॉरी ये भ है, भ में ऊ की मात्रा मिलाई तो भ हो गया भू, और पीछे का ध्रुवम जोड़ा तो हो गया भूर्ध्वम। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ और, हम अपने री के भी उदाहरण देख लेते हैं। पितृणम, मातृणम, भ्रातृणम, तो यहाँ पे री का री से मेल हो जाएगा। तो पी को जैसा तैसा लिखा रहने दिया, त में से री को बाहर निकाला, फिर री को मिलाया, दीर्घ री बनाई है। ठीक है, दीर्घ री बनेगी, दीर्घ ऋषुरी की मात्रा ऐसी होती है, दीर्घ की ऐसी होती है, दो सी। कहाँ जाएगी? ता में जाएगी, तो प अलग लिखेंगे। पितृणम, तो हमारा भाई णम जो चला आ रहा है, भाई री को अलग किया था तो णम लिखा हुआ था, णम कहाँ जाएगा? आ जाएगा बेचारा चुपचाप से इधर, तो ये हो जाएगा पितृणम। ठीक है, चलिए ये हमने सारे तरह के संधि के आपको नियम बता दिए। अब विच्छेद करना भी सीख लीजिए, क्योंकि संधि के संग में हम अपना विच्छेद भी सीखते जाएं। कैसे? जैसे हमारे सामने आया देवालयः। ठीक है, संधि करना तो आ जाती है हमें, जब आती है बारी किसकी? विच्छेद करने की, तब ज़्यादा समस्या आती है, क्योंकि विच्छेद करते समय हमारे दोनों पदों के अर्थ स्पष्ट होने चाहिए। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया देवालयः। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने नदीशः। ठीक है, अब यहाँ हमने लिख दिया आपका लघूर्मी। ठीक है, यह लिख दिया हमने वधूत्सवः। ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने मातृणम। ठीक है, ये हो गया हमारे, ये हो गए। अब यहाँ पे कह दिया गया कि आपसे कि आप विच्छेद कीजिए। विच्छेद कैसे करेंगे? कहाँ पता करें कि कहाँ संधि हुई है? अब हमें नहीं आ रहा समझ में कि संधि कहाँ हुई है, तो हमें याद रखना है कि अकह सवर्णी दीर्घ, हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी, उसमें हमने जाना था कि जब उत्तर आता है, यानी जो समस्त पद बनता है या जो संधि पद बनता है, उसमें दीर्घ मात्रा लगी होती है। तो आ, ई, ऊ, री, इनकी मात्रा कैसी होती है? ये पीछे से बड़ी मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये दो री की मात्रा। री का ना तो अब प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में होता नहीं है, वैदिक संस्कृत में होता है। ठीक है ना, तो ये हमें मात्राएं ध्यान रखनी है कि आ, ई, ऊ, री, ये अगर बीच में हमें दिख रही हैं तो हम उसी शब्द को उठा लेंगे। हमने क्या किया? दे को अलग लिखा रहने दिया, वा को भाई आप वीआईपी हो, आप ही के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, आपको ले चलते हैं संग में, आपकी खाना तलाशी करवाते हैं। आपकी हम अब ये आ गई एजेंसी के पास में, जहाँ पे अब इसको तोड़ मरोड़ के देखा जाएगा। पीछे कर लय, बोले तुमसे में कोई समस्या नहीं है, तुम वैसे कैसे लेके जाओ, लिख दिया हमने। ठीक है, अब आ जाओ भाई, अपने अंदर का स्वर निकालो। क्या छुपा के रखा है? क्या जोड़ के रखा था? बोले मित्रता हुई थी दो सवर्णों की, इसीलिए हमें बड़ा आ मिला था, बस वही हमारे अंदर है। तो बोले बाहर निकाल दो, तो बोले बाहर निकाल दिया हमने, आ निकाल दिया, तो किसको बाहर फेंक दिया? बोले इसको हटाओ, ये जो व्यंजन है उसको हटाओ, हमें तो इस परिवर्तन से मतलब है। तो इसको हमने देखिए कैसे तोड़ा, देखो जैसा का तैसा लिखा रहने दिया, वह में से आ निकाल दिया। ठीक है, फिर क्या करें? बोले इस वा को भी अलग करो, तो ये देव अलग चला गया, चला गया। अब इस आ में से करना है जो भी परिवर्तन करना है। आ कब बनता है? बोले 4 प्रकार से बनता है। बोले छोटे छोटे भी बन सकते हैं, छोटे छोटे आ के मेल से भी हो सकता है आ बना हुआ हो, बड़े बड़े से भी हो सकता है कि आ बना हुआ हो सकता है कि बड़ा छोटे में मिला हुआ हो तब बना हो, या हो सकता है छोटा बड़े से मिला हुआ हो तब बना हो। मतलब 4 कंडीशन हो सकती हैं इस आ को तोड़ने की। तो हम पहली परिस्थिति को उठाते हैं जिसमें कि यहाँ पे हम दोनों छोटे छोटे ले लेते हैं, दोनों छोटे छोटे जोड़ेंगे हम। तो देव, इसको हमने क्या किया? व को आ दे दिया, छोटा आ दे दिया, और इसको भी छोटा आ दे दिया। इसके छोटे आ के लग जाने से ये हो गया अलय,
और देव हमारा हो गया देव। तो बोले देव तो ठीक शब्द बन गया, इसके आ हो जाने से, मिलने से वह जो बन रहा है वो सही बन रहा है, यानी देव पूरा हो रहा है। एक देव यानी देवताओं के बारे में कहा जाता है, अकारांत शब्द ठीक बन रहा है। लेकिन ये आ जब यहाँ पहुंच रहा है तो ये बन रहा है अलय। अलय कुछ नहीं होता, तो ये तो एक ठीक हो गया, तो इसको ऐसा का ऐसा लिखा रहने दिया, इसको हम बड़ा आ करके देख ही लेते हैं। भाई यहाँ हमें परिवर्तन करने की जरूरी नहीं है, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। तो ये हो गया आलय। तो बोले आलय का अर्थ क्या होता है? घर। तो बोले बिल्कुल सही, 2 अक्षरों में टूटा, देव और आलय। इस प्रकार से विच्छेद हमें करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से और देख लीजिए। अभी हमारा और उदाहरण भी रखे हुए हैं, भाई सबको क्यों हटाएं, हमें जिसकी जरूरत है उसको ले लेते हैं। अब आगे हमारा नदीश है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? नदीश लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? न दी शह। पकड़ो किसको? बड़ी ई की मात्रा इसके संग में लगी है, बड़ी ई किसके साथ में लगी है? उठा लो इसको, नीचे उठा लो। द में ई निकाल दिया, द में से क्या निकला हमारा? द को अलग किया और ई बाहर निकाल दी उसमें से। तो द कहाँ जाएगा? बोले द चले जाएगा अपने ना के पास में, चुपचाप जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा द में से ई को बाहर निकाल दिया और शह अलग कर दिया। अब ई कितनी परिस्थितियों में बन सकती है? बोले हमारी 4 परिस्थितियां हो सकती हैं। तो पहले हम छोटी छोटी में तोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो द को दिया छोटी ई की मात्रा, तो द हो गया दी, नदी। नदी बोले नहीं सही हो रहा, बड़ी ई बना लेते हैं, बड़ी ई बना लेते हैं, तो नदी हो गया नदी। बोले ठीक है, नदी ठीक है, बिल्कुल बड़ी की मात्रा से ही अंत होता है नदी का। ठीक है, अब ये हो गया ई, अब इसको दिया श को, तो ये हो गया इशह। बोले इशह ठीक नहीं होता है, बोले कुछ सही शब्द नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं? बोले बड़ी ही दे देते हैं, ये होगा ईशह। तो यहाँ हमारा शब्द बोले ईश ठीक होता है, ईश यानी ईश्वर यानी भगवान। ठीक है, यानी नदी ईशह। ठीक है, समझ गए? अब ऐसे ही हमारा भाई वदूत्सव है, लघुर्मी है, या कोई भी हमारा शब्द मिल जाता है। मैं भानुदय लिखा हुआ है, तो हम भानुदय को पकड़ेंगे, भानुदय में से इनको लेके आएंगे, इनको जैसा का तैसा लिखा रहने देंगे, इसमें परिवर्तन करेंगे। तो ये हो जाएगा भा, ना में से स्वर बाहर निकलेगा, बड़ा ऊ निकलेगा और दय अलग लिख देंगे। फिर 2 स्वरों में इसको तोड़ेंगे, पहले छोटे छोटे से तोड़ के देखेंगे। तो छोटे ऊ की मात्रा देखेंगे तो भा क्या हो जाएगा? भानु। क्या हो जाएगा? भानु। बोले हाँ ठीक है, सूर्य को भानु कहते हैं, यानी ये सही निकला। अब ये उ दय को दे देंगे तो ये हो जाएगा उदय, तो बोले ये भी ठीक है, भानु उदय। दोनों शब्द छोटे छोटे से टूट रहे थे और हमारा सही विच्छेद हो गया, 2 पद हमारे सामने आ गए। तो इस प्रकार से हमें संधि का विच्छेद करना पड़ता है। कैसे करेंगे? हम जो बड़ी दीर्घ मात्रा बनी हुई है, दीर्घ मात्रा को तोड़ेंगे और हम जानेंगे कि दीर्घ मात्रा हमारी कहाँ कहाँ से बन सकती है। 4 प्रकार से बन सकती है, एक स्वर की 4 प्रकार से दीर्घ मात्रा हो सकती है। तो हम दोनों में हर तरह की कंडीशन लगा के देख लेते हैं कि किससे शब्द सही आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, एंटर करेंगे, आपका वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, प्लेलिस्ट भी बन जाती है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ढूंढने में समस्या आने लगती है बच्चों को, है ना, कि कहीं कुछ ढूंढने गए और दूसरे वीडियो ढूंढ के और पढ़ दिए और जो चीज़ पढ़नी थी वो नहीं पढ़ पाए। तो वेबसाइट पे जाइए, लिखेंगे magnetbrains.com, एंटर करेंगे, वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी आपका ऐसा ही पेज आपको मिल जाएगा, फ्री में करनी है, कोई पैसे नहीं लगने हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इंग्लिश मीडियम में गए, क्लास 11th को क्लिक किया, क्लास 11th के यहाँ पर आ गए हमारे सब्जेक्ट की लिस्ट। केवल एक नहीं, जितने पढ़ने हैं सारे विषय हैं आपके पास में। अब आपने यहाँ पे संस्कृत की भाषुति देख रहे हैं, ऐसा ही पेज आपका व्याकरण का बन जाएगा। ठीक है, वॉच नाउ पे जाएंगे, पेज खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम, पेज खुला, सारे लेसन आ गए हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे वॉच ऑल वीडियो में जैसे यहाँ पे सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाएगा आपको कि व्याकरण में क्या क्या हमें पढ़ना है। इसके बाद में हर एक पार्ट में जैसे संधि समास जो जो चीज़ें पढ़ेंगे उनके ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि भाई संधि के जैसे स्वर संधि के 8 भेद बनेंगे, अपने एक भेद अपना हो चुका है। व्यंजन संधि है वो भी हम 8-9 प्रकार की बताएंगे। विसर्ग संधि अपनी 4-5 प्रकार की हो जाएगी। तो यहाँ पे लेसन आपके लेक्चर आ जाएंगे,
कि यहाँ 15 लेक्चर बने हैं संधि के, खोलो तो ओपन करेंगे तो एक एक टॉपिक की संधि आपको मिल जाएगी, हर एक संधि क्लिक करेंगे वीडियो ओपन हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से भाई आसानी से ढूंढ सकते हैं और पता भी चलता रहेगा कि भाई हम कितनी चीज़ें करवा रहे हैं, संधि ही अकेले में हम आपको कितने टॉपिक करवा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे सामने देखने को मिल जाएगी, है ना। एक अच्छी सिस्टमेटिक रूप से मिल जाएंगी चीज़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चलो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी स्वर संधि को ही हमारा दीर्घ संधि हो गई है, तो दीर्घ के बाद में अब क्या परिवर्तन होगा, कौन सा वर्ण कहाँ जाकर मिलेगा और क्या नया परिवर्तन होगा, उसको हम गुण संधि में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।